एसपी रेहान जल्दबाजी में तैयार होकर अपने कमरे से बाहर निकला। पुलिस स्टेशन से उसे कई बार कॉल आ चुके थे। एक बहुत जरूरी केस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सबूत मिले थे, जिन्हें देखकर वह किसी नतीजे पर पहुंच सकता था। इसी जल्दबाजी में वह बिना नाश्ता किए घर से बाहर जाने लगा। तभी पीछे से उसकी दादी की आवाज आई, रेहान वापस लौट कर आओ। रेहान समझ गया कि अब दादी की डांट खानी पड़ेगी। उसने मन ही मन सोचा, इससे तो अच्छा नाश्ता कर लेता, क्योंकि दादी का लेक्चर जब शुरू होता था तो बहुत देर तक चलता था। दादी प्लीज, आज बिल्कुल भी टाइम नहीं है, ना तो आपकी डांट खाने का और ना ही नाश्ता करने का। दुनिया इधर की उधर हो जाए रेहान, लेकिन तुम नाश्ता किए बिना घर से बाहर कदम नहीं निकालोगे। समझ क्या रखा है तुमने मुझे? हाँ, तुम्हारे लिए मैं सुबह से किचन में नौकरों के साथ नाश्ता बनवा रही हूं। 8 दिन बाद तुम घर वापस आए हो और अब बिना नाश्ता किए घर से बाहर भाग रहे हो, ये सोचे बिना कि बूढ़ी दादी तुम्हारी खातिरदारी के लिए 2 घंटे से किचन में लगी हैं। दादी यार प्लीज, किसने कहा था आपसे इतना सब कुछ करने के लिए? एक कप जूस से ही मेरा नाश्ता कंप्लीट हो जाता। ये कहकर उसने प्यार से दादी के गले में बाहें डाल दी। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरी प्यारी सी दादी मेरे लिए इतनी मेहनत करें। दादी, जो उसे सख्त सुनाने का इरादा रखती थीं, उनका गुस्सा बर्फ की तरह पिघल गया। डीएसपी रेहान उनकी पूरी दुनिया था। बेटे और बहू की अचानक एक हादसे में मौत के बाद रेहान बिल्कुल टूट कर बिखर गया था। उस वक्त वह अपनी ट्रेनिंग के लिए गया हुआ था। माँ बाप की मौत से उसका मन इस कदर उचाट हुआ कि वह सब कुछ छोड़ छाड़ कर कमरे में बंद हो गया था और महीनों तक वह कमरे से बाहर नहीं निकला। ऐसे में दादी के आंसू ही थे जिन्होंने रेहान को फिर से जिंदगी की तरफ लौटने के लिए मजबूर किया। और दादी भी अब बस रेहान को देखते देखते जीती थीं। चुपचाप बैठकर नाश्ता करो, उसके बाद कहीं जाना। दादी की डांट से बचने के लिए वह चुपचाप नाश्ता करने बैठ गया। अच्छा रेहान, एक बात बताओ, आज तुम्हारे रिश्ते के लिए जाना था, टाइम से तो आ जाओगे ना? दादी ने चश्मे के ऊपर से उसे गहरी निगाहों से देखा। दादी, ये डिपार्टमेंट तो मैंने आपको सौंप रखा है ना? आप जाना, लड़की पसंद करके आ जाना। मुझे आपकी पसंद पर पूरा भरोसा है। वो जल्दी जल्दी जूस का गिलास खत्म करते हुए बोला। गलत बात है रेहान, पूरी जिंदगी तुम्हें उस लड़की के साथ बितानी है, मैंने नहीं। मेरा क्या है, आज हूं, कल नहीं रहूंगी। तुमने आज शाम 8 बजे से पहले घर वापस आ जाना है। इतनी अच्छी खूबसूरत लड़की किस्मत वालों को मिलती है, और मैं नहीं चाहती ये रिश्ता हाथों से निकल जाए। मैंने तो पहले ही देखा है उस बच्ची को, इतनी प्यारी है कि मेरा तो दिल आ गया। कोशिश करूंगा दादी, और अगर ना आ सका तो आप अकेली ही चली जाना। बस मेरी शादी को लेकर एक ही बात का ध्यान रखना कि लड़की बहुत ज्यादा छोटी ना हो। मुझसे 1-2 साल ही छोटी होनी चाहिए, मैच्योर टाइप की लड़की। वो कुर्सी से उठता हुआ बोला। दादी उसे घूर कर रह गईं, आंखों ही आंखों में वार्निंग दी। 8 बजे से पहले घर वापस आ जाना। वह हंसता हुआ बाहर चला गया। उनका यह खूबसूरत हैंडसम सा पोता किसी भी लड़की का सपना बन सकता था, लेकिन डीएसपी रेहान किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता था। उसकी जिंदगी का पहला उसूल था औरत की इज्जत करना। उसने अपने सारे जज्बात और सारी वफा सिर्फ अपनी जीवनसाथी के लिए बचाकर रखे हुए थे। और आज दादी को जो लड़की पसंद आई थी, वह बिल्कुल रेहान की पसंद से मैच खाती थी। पढ़ी लिखी, संस्कारी और मैच्योर भी। उम्र 25 साल थी, यानी रेहान से सिर्फ 2 साल छोटी। लेकिन किस्मत को क्या मंजूर था, यह ना दादी जानती थीं और ना ही रेहान। रात को 8 बजे से पहले ही दादी के हुक्म पर वह घर पहुंच गया। दादी के साथ लड़की देखने भी गया था, लेकिन लड़की से उसकी मुलाकात ना हो सकी। उन लोगों ने माफी मांगते हुए कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। दादी ने उसे फोटो दिखाई थी, जिसमें 2 लड़कियां एक दूसरे के गले में बाहें डाले खड़ी थीं। रेहान ने एक नज़र तस्वीर को देखा और फिर दादी से कह दिया, अब आगे के मामले आप खुद ही हैंडल कर लेना। अगर लड़की आपको पसंद है तो यह रिश्ता तय कर दें। भाभी, इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल गया तो समझो बहुत बड़ा नुकसान होगा। रुखसाना बेगम ने अपनी जेठानी सबा बेगम से कहा। सबा बेगम तो सर पकड़े बैठी थीं, क्योंकि महक ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया था। वो सबा बेगम की सहेली फरहाना बेगम के बेटे दानिश से मोहब्बत करती थी। हालांकि बुराई तो दानिश में भी नहीं थी, लेकिन अब जबकि डीएसपी रेहान का रिश्ता आया था, तो वो इस रिश्ते से इनकार नहीं करना चाहती थीं। भाभी, आप ऐसा करें, आप हमारी अनिका का रिश्ता डीएसपी से कर दें। बहुत खुश रहेगी हमारी अनिका।
रुखसाना बेगम ने प्यार से अन्नू का नाम लिया। वैसे भी महक से ज्यादा उन्हें अनिका से लगाव था। सबा बेगम की आंखें चमक उठीं। सही कह रही हो रुखसाना, मैं आज ही लड़के वालों को फोन करके खबर दे देती हूं। अगर वह राजी हैं तो ये बात बड़ी ही खुशी की बात होगी। जब उन्होंने दादी जी को फोन करके माफी मांगते हुए अपनी परेशानी उनके सामने रखी तो दादी जी एक गहरी सांस लेकर रह गईं। उन्हें तो दोनों ही बच्चियां बहुत पसंद थीं और फिर रेहान बड़ी मुश्किल से शादी के लिए राजी हुआ था। अगर यह रिश्ता नहीं होता तो पता नहीं था कि शादी की तरफ से उसका दिल हट जाता। दादी ने खुशी खुशी सबा बेगम की छोटी बेटी अनिका का रिश्ता कबूल कर लिया। सबा बेगम तो खुशी के मारे फूली नहीं समा रही थीं। लेकिन सबसे मुश्किल काम तो अब उस तूफान को राजी करना था जिसका नाम अनिका उर्फ अनु था। मैं ये शादी नहीं करूंगी अम्मी, सुन लीजिए आप लोग, अनिका ने चिल्लाते हुए कहा। अपनी आवाज नीचे कर लो लड़की, तुम्हारे दादाजी ने सुन लिया तो खूब हंगामा होगा। सबा बेगम ने उसे चुप रहने का इशारा किया। ऐसे कैसे नीचे कर लूं? रिश्ता तो महक का आया और आपने मुझे पेश कर दिया। माना कि बड़ी ईद से पहले छोटी ईद आती है, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि बड़ी बहन के लिए आया रिश्ता छोटी को दे दो। मुझे हरगिज भी शादी नहीं करनी। अम्मी आप लोग साफ कह दें कि हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है। वो हाथ नचाकर अपना गुस्सा जाहिर कर रही थी। तू मुझसे जूता खाएगी तभी सुकून से बैठेगी। तेरी जबान बहुत कैंची की तरह चलने लगी है। सबा बेगम ने उसे गुस्से से धमकाया। हाँ तो क्या, मैं बोझ हूं जो इतनी सी छोटी उम्र में मुझ पर जुल्म करने लगी? छोटी पूरे 18 साल की हो गई हो। सबा बेगम ने उसे गुस्से से घूरा। और जबान 50 साल की औरतों की तरह चलती है। पास बैठे समीर ने भी अपनी राय देना जरूरी समझा। अपनी चोंच बंद रखो कड़वे करेले। वो भी लड़ने झगड़ने को तैयार होकर समीर के सामने तनकर खड़ी हुई। वैसे अम्मी, वो आपके डीएसपी दामाद की उम्र क्या है? समीर ने चिप्स मुंह में डालते हुए ऊंची आवाज में पूछा। 27 साल का है शायद। क्या? 27 साल का? अनिका का मुंह तो खुला का खुला रह गया। वो उंगलियों पर जल्दी जल्दी हिसाब करने लगी। अम्मी, पूरे 9 साल बड़ा है वो मुझसे। मुझे तो अंकल टाइप लगेगा मम्मी, कसम से। अब तो मैंने इतने बड़े अंकल से शादी हरगिज भी नहीं करनी। इस बार वो बेबसी से मिन्नतें कर रही थी। अनिका, मुंह पर थप्पड़ पड़ेंगे अब तुझे। मियाँ बीवी की उम्र में फर्क कौन देखता है? और फिर 9 साल का फर्क इतना ज्यादा नहीं होता। होता है अम्मी, बहुत फर्क होता है। पूरे 9 साल जानती है ना आप, बहुत होते हैं और मैं ये फर्क देखती हूं। अपनी तरफ उंगली करते हुए उसने अपनी बात पर जोर दिया। सबा बेगम अफसोस से अपना सर पीट कर रह गईं। मम्मी प्लीज मना कर दें, मुझे नहीं करनी। महक बड़ी है, पहले महक की कर दें। अनिका ने फिर से विनती की। तुम्हारी और महक की एक साथ ही शादी होगी। एक साथ 2 लड़कियों की शादी एक साथ कैसे हो सकती है? अजीब डीएसपी है क्या? एक साथ 2 लड़कियों को ब्याह कर ले जाएगा? तौबा तौबा। अम्मी, अब तो मैं हरगिज भी उससे शादी नहीं करूंगी। जबकि अब सबा बेगम ने उसकी पीठ पर एक जोरदार धप्पा रखा था। अम्मी मार क्यों रही हैं? आपने ही तो कहा था कि हम दोनों बहनों की शादी एक साथ होगी, तो भला एक साथ कैसे हो सकती है? फिर तो शादी के लिए 2 लड़के चाहिए होते हैं। हाँ तो बेवकूफ है ना, 2 लड़के। एक तुम्हारे साथ रेहान और महक के साथ दानिश। सबा बेगम ने उसके सर पर बम फोड़ा। भाट, दानिश भाई, वह कहाँ से आ गए बीच में? वह तो शुरू से ही हैं बहन, बीच में तो तुम्हारे होने वाले शौहर जी आए हैं। समीर ने फिर से बीच में हिस्सा लिया। समीर, ये कम है दिमाग का दही करने के लिए जो तुम भी शुरू हो गए। इस बार सबा बेगम ने समीर को अच्छी खासी डांट लगाई। अम्मी, आप प्लीज मेरी बात सुन लें। अगर आपने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो याद रखना, मैं एंड टाइम पर निकाह से इनकार कर दूंगी। अनिका ने अपनी तरफ से बहुत बड़ी धमकी दी थी और तभी सबा बेगम से थोड़ा दूर भी हटकर खड़ी हो गई। लेकिन वो भूल गई थी कि सबा बेगम के पैरों में चप्पल भी होती है। एक फ्लाइंग चप्पल आई और उसके सर पर लगी। हाय अम्मी, मैं मर गई, ये क्या किया? मार डाला मुझे। वो दर्द से करा उठी। उस दिन करना इनकार, इसी तरह चप्पलों से तुम्हारी अच्छे से तबीयत साफ करूंगी। वो उसे दांत पीस कर गुस्से से बोली। अम्मी, बहुत जालिम हैं आप। देखना, आप पर कत्ल का मुकदमा चलेगा। एक कमसिन मासूम लड़की को मारने के जुर्म में फांसी ना भी हुई तो उम्र कैद तो जरूर होगी। उसके इतने महान विचार सुनकर सबा बेगम के तो दिमाग में आग लग गई थी, लेकिन वहां मौजूद चाची रुखसाना की हंसी कंट्रोल ना हो सकी। कोई भी सबा बेगम से
स्टोन में बात नहीं करता था, लेकिन अनिका को कोई रोक नहीं सकता था। वो शुरू होती तो फिर कोई उसे रोक ही नहीं पाता था। वो मुंह बनाकर अंदर बैठी अब अपने पापा का इंतजार कर रही थी। तभी महक जल्दबाजी में उसके पास आकर बैठी। अनिका, मेरी प्यारी बहन, प्लीज शादी से इनकार मत करो ना। क्यों? आपको क्या प्रॉब्लम है? अनिका ने आई विरोध चढ़ाकर पूछा। प्लीज समझो ना यार। मैं क्या समझूं? वो माथे पर बल डालते हुए बोली। मुझे ना वो दानिश पसंद है। महक ने एकदम से शर्माकर अपना चेहरा छुपा लिया, जबकि अनिका गहरी सांस भरते हुए नाक फुलाकर उसे देखने लगी। मतलब ये सारा किया धरा तुम्हारा है? खुद तो अपने प्यार के संग खुशी खुशी विदा हो जाओ और मुझे क्यों फंसा दिया, वो भी उस 27 साल के अंकल के साथ। अनिका के फिर से वहीं रट शुरू हो गई थी। प्लीज यार, अनिका मेरी बहन, शादी तो करनी है ना, तो उसी से कर लो। बहुत अच्छे हैं वो। अगर इतने ही अच्छे हैं तो खुद कर लो, मुझे क्यों बलि का बकरी बना रही हो? बकरा नहीं बकरी। समीर फिर से आया और उसकी बात को सही किया। अनिका ने उसे घूर कर देखा। प्लीज यार बहन, मान जाओ। देखो महक, मेरी इन पुलिस वालों से नहीं बनती। इंतहाई रिश्वतखोर होते हैं। पेट की तोंद तो ऐसे बाहर निकली होती है जैसे पता नहीं कितने कैदियों को खाकर आए हों। उसकी बात पर महक का मुंह खुला का खुला रह गया। वो ऐसे नहीं है, तुमने उन्हें देखा नहीं है ना? वो तो बहुत हैंडसम है। अनिका मेरी हैंडसम लोगों से भी नहीं बनती। अब हैंडसम लोगों को साथ लेकर चलूं तो लोग उनकी तारीफें करते हैं, हमें तो कोई पूछेगा भी नहीं। महक अप्पी, आप एड़ी छोटी का जोर लगा लो, ये नहीं सुनने वाली। समीर ने अफसोस से सर झटका, जबकि महक गहरी सांस भरकर रह गई। बेटा, तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं? दादी जान ने रेहान से पूछा। किस बात पर ऐतराज दादी? यही कि उन्होंने बड़ी की बजाय छोटी का रिश्ता देने को कहा। वो थोड़ा उदासी से बोला। तो इसमें इतना उदास होने वाली क्या बात है? मेरे लिए तो आप जिसे भी पसंद करेंगी, मेरे लिए वह बेहतर से बेहतरीन होगा, रेहान ने मोहब्बत से कहा। पर बेटा, तुमने कहा था ना कि उम्र में ज्यादा छोटी ना हो, तो ये लड़की तुमसे लगभग 9 साल छोटी होगी। दादी जान ने अपनी परेशानी की असल वजह बताई तो रेहान भी एक पल को चुप हो गया। दादी जान, अब जो भी फैसला लेंगी मेरे लिए अच्छा ही होगा, वो मुस्कुराकर बोला और फिर पुलिस स्टेशन के लिए निकल गया, जबकि दादी फोन पर सबा बेगम को खबर देने लगीं ताकि बकायदा रस्म पूरी हो सके। सबा बेगम ने तो फौरन घर भर में सबका मुंह मीठा करवा दिया था, जबकि दूर बैठी अनिका बुरी तरह दांत किचकिचा रही थी और बुरे बुरे मुंह बनाने लगी। दांत पीसते हुए अपनी मां को देखकर बोली, जरूर उन्हें निकाह थिएटर लगाना है। अनिका होठों ही होठों में बड़बड़ाई। कितनी खुशकिस्मत हूं मैं, मेरी दोनों बेटियां एक साथ अपने घर की हो जाएंगी। 1 मिनट, ये क्या कह रही हैं आप? अभी तो सिर्फ निकाह का बोल रही थीं। अनिका को एकदम से होश आया। हाँ, अब हमारा इरादा बदल गया है। मैं महक को रुखसत करूं या ना करूं, तुम्हें जरूर रुखसत कर दूंगी। वो उसे इस अंदाज में बोली कि एक पल को सब तरफ सन्नाटा छा गया। अनिका ने हैरत से अपनी मां को देखा और फिर हंसते हुए सरना में हिलाया। आपने हर मोड़ पर साबित किया है कि आप मेरी सगी मां नहीं हैं। अनिका का दिल बुरी तरह दुखा था। सबा बेगम उसका चेहरा देखकर लाजवाब हो गईं। बहुत शौक है ना आपको मुझे इस घर से निकालने का? तो पहले ही साफ साफ कह देती, इतना ड्रामा रचाने की क्या जरूरत थी? वो एकदम से कड़वे शब्दों में बोली। आरिज साहब के अचानक आने से अनिका चौंक गई, लेकिन सबा बेगम अभी भी अपनी बात पर अड़ी हुई थीं। तुम्हारा निकाह और रुखसती मेरे कहने पर हो रही है, समझी तुम? अब जाओ अंदर। आरिज साहब का गुस्सा तो हमेशा से ही मशहूर था, इसीलिए सभी उनके गुस्से से डरते थे। अनिका को आज बहुत दुख हुआ। अपने कमरे में आते ही उसने दरवाजा लॉक कर दिया और आंसू लिए बिस्तर की तरफ बढ़ी। दराज से अपनी मां की तस्वीर निकालकर अपने सीने से लगा लिया। मिस यू मम्मा। माहिरा बेगम आरिज साहब की दूसरी बीवी थीं। पहली बीवी सबा बेगम से उनके 2 बच्चे थे, समीर और महक। माहिरा उनके दूर की रिश्तेदार थीं। अपने बाप के कहने पर आरिज साहब ने उन्हें सहारा देने के लिए शादी कर ली। उनके भी 2 बच्चे हुए, अनिका और आरहान। आरहान की पैदाइश पर माहिरा बेगम की हालत खराब हो गई थी और इस कदर हालत बिगड़ी कि वह यह दुनिया छोड़कर चल बसीं। आरहान को सबा बेगम ने मां बनकर पाला, तो वहीं उन्होंने अनिका को भी कभी मां की कमी महसूस नहीं होने दी। उस वक्त अनिका 5 साल की होने वाली थी
जबकि अब वह 18 साल की हो चुकी थी। आपको उसे डांटना नहीं चाहिए था आरिज, सबा बेगम ने धीमे से कहा। वो आपके साथ बदतमीजी कर रही थी। आप अगर बोलती तो मुझे कुछ कहने की जरूरत ना पड़ती। वो भी अफसोस से बोले। आप उससे सख्ती से पेश ना आए। कुछ ही दिन की मेहमान है। बोलने दें, जो बोलना चाहती है कह लेने दें, अपने दिल की बात। वो आरिज बेटी जात है, सबके सामने यूं दराजी नहीं करनी चाहिए उसे। खैर, अगले हफ्ते शादी की तारीख रखी है। महक और अनिका को एक साथ रुखसत करने का इरादा है। अल्लाह अच्छा वक्त लाए, वो बहुत पक्के इरादे से बोले। इंशाल्लाह, सबा बेगम ने भी हामी भरी। अनिका कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी कि सबा बेगम ने होंठ भींचते हुए कहा, अगले हफ्ते तुम्हारी शादी है और तुम कॉलेज जा रही हो। अब पढ़ाई को हमेशा के लिए बाय बाय बोल दो। उन्होंने सर झटकते हुए कहा। अनिका ने उन्हें कोई जवाब देना जरूरी नहीं समझा। नाश्ता करते ही उठकर खड़ी हुई। कॉलेज बस आ चुका था। वो खामोशी से बाहर आ गई। सारे रास्ते वो खामोश रही। कॉलेज पहुंची तो अजीब सी भीड़ लगी हुई थी। क्या हो गया भाई, क्यों इधर इतनी भीड़ लगी है? अनिका ने आगे बढ़ते हुए पूछा तो सामने एक लड़की जमीन पर पड़ी हुई थी। उसे देखकर अनिका का दिल धक से रह गया। बेचारी ने शायद बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दी। पता नहीं कब से इधर ऐसी ही पड़ी है, किसी ने पीछे से बताया। अनिका ने ऊपर देखा तो 4 मंजिला इमारत थी। उस लड़की का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। वो मुंह के बल गिरी हुई थी और खून में लथपथ थी। अनिका किधर हो तुम? सारा उसके पास भागती आई तो वह होश में आई। ये सब क्या है सारा? ये लड़की कौन है? अनिका घबराई हुई थी। अनिका, ये झारा है। सारा की बात पर अनिका ने तड़प कर जमीन पर पड़ी लड़की को देखा। झारा तो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। हाँ अनिका, सब लोग कह रहे हैं इसने खुदकुशी की है। अनिका उसकी बात सुनते ही जल्दी से झारा की तरफ बढ़ी, लेकिन सारा ने उसे रोक लिया। पुलिस किसी को आगे नहीं जाने दे रही है और कोई भी इस मामले में नहीं पड़ रहा। तुम भी पीछे रहो। ऐसे कैसे पीछे रहूं? वो बिल्कुल मेरी सगी बहन की तरह थी सारा। कैसे छोड़ दूं? मुझे उसे देखना है। अनिका ने आंसू बहाते हुए कहा। वो जा चुकी है अनिका, और आगे जाकर अपने लिए मुश्किलें खड़ी मत करो। चलो यहां से। सारा ने उसका हाथ थामकर खींचा, लेकिन वो अपना हाथ छोड़कर झारा की तरफ भागी। अभी वह झारा की तरफ पहुंची ही थी कि एक पुलिस वाले ने उसे रास्ते में रोक लिया। प्लीज मुझे देखने दो, क्या पता वो जिंदा हो। प्लीज एक बार देख लेने दो। इजाजत नहीं है, पीछे हटो, हवलदार ने गुस्से से कहा। कैसे हटूं? मेरी बहुत प्यारी दोस्त थी, कैसे उसे ना देखूं? वो गुस्से से चीखी। उसकी आवाज सुनकर इंस्पेक्टर अय्यान उसकी तरफ मुड़ा। वो थोड़ा गुस्सैल मशहूर था। अनिका की तरफ आते हुए उसे गहरी निगाहों से देखा। सर जी, ये लड़की कह रही है मरने वाली लड़की इसकी दोस्त है। अच्छा, कितना गहरा रिश्ता है तुम्हारा उसके साथ? इंस्पेक्टर अय्यान ने उसे सर से पांव तक गौर से देखा। मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, मुझे उसे देखना है प्लीज। अनिका ने आंसू पोंछते हुए फिर से इजाजत मांगी। ओ, तो इसे देखना चाहती हो? लेकिन वो तो मर गई। अब तो ये पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा कि मर गई या मार दी गई है। इंस्पेक्टर ने माथे पर बल डालते हुए कहा। मेरी दोस्त बहुत बहादुर थी। वो जानती थी खुदकुशी हमारे मजहब में हराम है। वह कभी भी हराम मौत को गले नहीं लगाएगी। अनिका की बात पर इंस्पेक्टर जाते जाते मुड़ा। लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा था और अनिका तड़प उठी। उसने आगे बढ़ना चाहा तो इंस्पेक्टर ने उसकी कलाई दबोच ली। अनिका ने देखकर एक सर झटका था। हाथ छोड़िए, मेरा हाथ क्यों टच किया? इंस्पेक्टर की बात पर वो उस पर चढ़ दौड़ी। आराम से लड़की, भूलो मत तुम एक पुलिस ऑफिसर से बात कर रही हो। अभी ले जाकर थाने में बंद कर दूंगा। वो भी गुस्से से बोला। क्यों? तुम्हारे बाप का राज है जो बंद करोगे? अनिका अपनी पुरानी टोन में वापस आ चुकी थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाप तक पहुंचने की, यू विच? उस इंस्पेक्टर ने गाली दी और गुस्से में अनिका का हाथ इंस्पेक्टर पर उठा। छटाक की आवाज आई और सब एक तरफ खामोश हो गए। हैरत से सब अनिका को देखने लगे। मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा अगर कोई गलत शब्द मुंह से निकाला, अनिका ने उंगली उठाकर कहा तो इंस्पेक्टर अय्यान अपने गाल पर हाथ रखे अनिका को सख्त निगाहों से घूरने लगा और फिर हवलदार की तरफ देखा, जिसके साथ लेडीज पुलिस भी थी। इसे लेकर चलो, वैन में डालो। इसने पुलिस वाले पर हाथ उठाया है। इसे तो वो सजा दूंगा कि सारी जिंदगी याद रखेगी। अयान का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। छोड़ो मुझे। अनिका ने खुद को छुड़ाना चाहा, लेकिन ना कोई उसकी मदद को आगे बढ़ा
और न किसी ने उसकी पुकार सुनी, जबकि सारा तो अपना सर पीट कर रह गई थी। उसने इस मामले में अनिका को घुसने से मना किया था, लेकिन उसकी तो ये जज्बाती आदत थी। पुलिस अनिका को पकड़कर वैन में डाल चुकी थी। वह चिल्ला रही थी, लेकिन किसी ने उसकी कोई मदद ना की। सारा बेबसी से देखती रही। या अल्लाह, अनिका की हिफाजत करना। सारा बेबस होकर बस दुआ कर सकी। छोड़िए, मुझे क्यों लाए हैं यहां पर? वो चिल्ला रही थी। पुलिस स्टेशन आते ही अनिका का दिल कांप उठा। अगर उसके घर में किसी को पता चल गया कि वो पुलिस स्टेशन में है, तो उसके पापा तो जान से मार डालेंगे। दिल ही दिल में वह घबरा गई। बहुत शौक है ना तुझे पुलिस वाले पर हाथ उठाने का? अब तेरे नाम की एफआईआर दर्ज होगी और तुम सीधा जेल जाएगी। अयान ने दांत पीसते हुए कहा। गलती आपकी है। आपको किसी लड़की को छूने से पहले इजाजत लेनी चाहिए थी और ऊपर से गाली भी निकाली। माफी मांग लेते तो मैं थप्पड़ न मारती। वो भी तनकर खड़ी हुई। माफी, और वो भी तुमसे? माय फुट, तुम्हारी तो हालत ऐसी करूंगा कि अगली बार किसी पुलिस वाले पर हाथ उठाने से पहले 100 बार सोचोगी। अयान के गुस्सैल शब्दों पर अब की बार अनिका बहुत ज्यादा घबरा गई थी। अब आप पर्सनल हो रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। वो हाथ तो मेरा बस अचानक से ही उठ गया था। मेरी दोस्त की अचानक डेथ हो गई और आपने मुझे उसे देखने भी नहीं दिया, तो बस मुझे गुस्सा आ गया था ना। अनिका ने अब थोड़ा नरमी से बात को संभालने की कोशिश की। तुम्हारे गुस्से की तो ऐसी की तैसी, तुम्हें तो अब सजा होगी। ओए बिरजू काट, इसकी एफआईआर पुलिस वाले पर हाथ उठाने के जुर्म में इसे कम से कम कितनी सजा होगी? अब अयान उसके नाजुक खूबसूरत जिस्म को देखकर अपने मुंह पर हाथ फेरता शैतानियत से मुस्कुराया। सरकार, पूरे 5 साल। हवलदार ने भी उसे गहरी नजरों से देखते हुए बोला। वो भी उसके साथ मिला हुआ था। जब उन लोगों की बात सुनकर अनिका तो बुरी तरह कांप उठी। खबरदार, जो मेरे खिलाफ झूठी एफआईआर काटी तो मुंह तोड़ दूंगी तुम लोगों का। अनिका ने उंगली उठाकर उन दोनों को वार्न किया। अयान गुस्से से अपनी जगह से उठा। अनिका की कलाई फिर से पकड़ता उसे जेल में ले जाकर जोर से धक्का दे चुका था। वो नीचे जमीन पर जाकर गिरी। हथेलियों पर रगड़ लगने की वजह से बहुत दर्द हुआ। तुझे क्या लगता है ये तेरे बाप का घर है, जहां तू चिल्लाएगी और अपना एटीट्यूड दिखाएगी तो हम सब सहन कर लेंगे? तुम जैसी बिगड़ी औलादों के लिए इंस्पेक्टर अयान बना है। अब देखता हूं कैसे बाहर निकलती है तू। अयान ने अनिका को बालों से पकड़कर उठाया। उसके चेहरे की तरफ झुकता हुआ वो गुस्से से दबा दबा बोला, तुम गलत कर रहे हो। तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। अनिका भी उस पर सख्त गुस्सा कर रही थी। तुम जैसे 2 नंबर के पुलिस ऑफिसर 1 नंबर के घटिया इंसान होते हो। अब अयान का हाथ उठा था, जो अनिका के नाजुक चेहरे पर 5 उंगलियों के निशान छोड़ गया। थप्पड़ इतना तेज था कि अनिका को लगा पूरी दुनिया हिल गई है। उसका दिमाग एकदम झंझना उठा था। अभी तो यह शुरुआत है, आगे आगे देखो क्या होता है तुम्हारे साथ। तुम्हारे वजूद के एक एक हिस्से को तकलीफ न दी तो मेरा नाम भी इंस्पेक्टर अयान नहीं। अयान ने उसे गुस्से से पीछे धकेला तो वह लड़खड़ाती हुई दूर जाकर गिरी थी। अम्मी! अचानक ही उसके मुंह से यह शब्द निकले थे। उसके मुंह में खून का स्वाद घुलता महसूस हुआ। उसे चक्कर आ रहे थे। इंस्पेक्टर अयान ने उसे नफरत से देखा, खड़ा हुआ और एक तरफ थूकता हुआ बाहर निकल गया। मेरे आने तक किसी भी तरह की इसकी जमानत कबूल नहीं होगी, समझे तुम? हवलदार को वार्न करता वह बाहर निकल गया। उसके निकलने की कुछ ही देर बाद डीएसपी रेहान पुलिस स्टेशन पहुंचा और आज की रिपोर्ट्स लेने लगा। लड़की की खुदकुशी का केस भी उसके सामने लाया गया और वो माथे पर बल डाले सुनने लगा। यानी पोस्टमार्टम आने तक वेट करना होगा? इस केस के बारे में रेहान ने गहरा हुंकारा भरते हुए कहा। खैर, इसके सब करीबी रिश्तेदारों का पता करो। इसके माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, सबकी लिस्ट मुझे चाहिए। डीएसपी ने संजीदगी से कहा। सर, एक लड़की को पकड़ा है सर। इंस्पेक्टर अयान ने बहुत ज्यादा सीन क्रिएट किया। उस लड़की ने तो इंस्पेक्टर अयान के मुंह पर थप्पड़ भी मारा। हवलदार बिरजू ने फौरन सब कुछ बताते हुए अपने आप को बचाया। कौन लड़की? उस लड़की को लेकर आओ यहां। रेहान माथे पर बल डालकर बोला। तो हवलदार बिरजू थोड़ा सा घबराया, लेकिन फिर अनिका को हवालात से बाहर निकालते हुए उसे रेहान के ऑफिस में लेकर आया। अनिका का सर अभी भी बुरी तरह घूम रहा था। डीएसपी रेहान एक पल में उसे पहचान गया था। उसकी दादी ने उसे दोनों बहनों की तस्वीरें दिखाई थीं और यह उनमें से एक थी।
उसकी हालत देखकर वो थोड़ा उलझा था। फिर उठते हुए उसके पास आया। यह हालत किसने की तुम्हारी? उसके चेहरे पर उंगलियों के निशान साफ थे। नरम सफेद गालों पर 5 उंगलियों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। अनिका ने सर उठाकर सामने खड़े उस हैंडसम लेकिन गुस्सैल पुलिस ऑफिसर की ओर देखा। अभी वह एक पुलिस वाले से थप्पड़ खा चुकी थी। अब और खाने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी, इसीलिए वापस सर झुका लिया। तुमसे कुछ पूछ रहा हूं अनिका, क्या है यह सब? रेहान अब की बार गुस्से से बोला, लेकिन उसके होठों से अपना नाम सुनते ही वो बुरी तरह चौंक गई थी और हैरान निगाहों से उसे देखने लगी। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? अनिका ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। तुम यहां क्या कर रही हो और तुम पर हाथ किसने उठाया? अब की बार उसके पास आता वो पूछने लगा। अनिका 2 कदम डर के मारे पीछे हटी। मुझे कुछ नहीं कहना प्लीज, आप मुझे शरीफ आदमी लगते हैं। प्लीज मुझे जाने दें यहां से। अगर मेरे घर वालों को पता चल गया तो फिर ना जाने क्या से क्या हो जाए। पापा तो मुझे जान से मार डालेंगे। पहले ही वह मुझसे मोहब्बत नहीं करते। अगर उन्हें पता चला कि मैं थाने में बंद हूं तो वह मुझसे हर रिश्ता तोड़ लेंगे। प्लीज मेरी मदद कर दें। वो हाथ जोड़ते हुए बोली। एक थप्पड़ से ही अनिका का दिल बुरी तरह डर गया था। उसे एहसास हो गया था कि वह एक लड़की है, नाजुक सी लड़की, और एक लड़की के लिए पुलिस स्टेशन सबसे गंदी जगह है। उसे बस कुछ भी करके यहां से निकलना था। बैठो। रेहान ने नरमी से उसे चेयर पर बैठने का इशारा किया। बैल बजाकर उसने प्यून को अंदर बुलाया। पानी लेकर आओ फौरन। प्यून से कहता हुआ वह अनिका के सामने टेबल पर जरा सा तिरछा होकर बैठा। तुमने पुलिस वाले पर हाथ उठाया? रेहान की बात पर अनिका की आंखें भीग गईं। उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की थी, मेरा हाथ थामा और मुझे गाली भी दी। वो बच्चों की तरह शिकायत लगा रही थी। उसकी बात सुनते ही रेहान की मुट्ठियां सख्ती से भींच गईं। इंस्पेक्टर अयान की नेचर से वह अच्छी तरह जानकार था। प्यून पानी का गिलास टेबल पर रखकर चला गया। रेहान ने पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाया तो उसने 2 घूंट पानी लेकर छोड़ दिया। तुम्हारे चेहरे पर थप्पड़ किसने मारा? वह बार बार उसके नरम मुलायम सूजे हुए गाल को देख रहा था। अपने अंदर अंगारे भरते महसूस कर रहा था। भले अभी वह उससे किसी रिश्ते में नहीं था, लेकिन अगले हफ्ते ही दोनों की शादी थी और इस रिश्ते से वह उसके लिए खास थी। वही इंस्पेक्टर ने अनिका से पुलिस ऑफिसर का नरम अंदाज महसूस करते अब जरा सा खुलकर बोलना शुरू हो चुकी थी। उसने मुझे जोर से धक्का दिया, मेरे बाल खींचे। ये देखिए, मेरी हथेलियां भी छिल गई हैं। वो अपने हाथ उसके सामने फैला गई जिस पर खरोचे थीं। बिरजू, रेहान ने हवलदार को आवाज दी तो वह फौरन भागता हुआ अंदर आया। इंस्पेक्टर अयान कहाँ है? वो गुस्से से पूछने लगा। जी सर, वो तो हॉस्पिटल गए हैं। आज वो जो लड़की की डेथ हुई है ना, इसी सिलसिले में। बुलवाओ उसे अभी इसी वक्त। रेहान गुस्सा बर्दाश्त करते हुए बोला तो वह फौरन सर हिलाता बाहर निकल गया। रेहान ने अनिका की तरफ पानी का गिलास फिर से बढ़ाया। वो रो रही थी और रेहान ठहरा। एक पुलिस वाला। उसे लड़कियों को चुप करवाने का आइडिया बिल्कुल नहीं था। वह सुबकते हुए रेहान को देखने लगी। पुलिस ऑफिसर्स का काम तो लोगों की जानो माल की हिफाजत करना होता है ना, फिर उन पर हाथ उठाना। फिर उन्होंने क्यों मेरे साथ बदतमीजी की? वो आंखों में आंसू लिए रेहान से पूछ रही थी। अब तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं उससे बात कर लूंगा। आप मुझे ये बताएं, आपको इंस्पेक्टर अयान ने क्यों यहां बंद किया? वो अपनी सीट पर बैठता अब उसे आराम से पूछने लगा। तो वो जिस लड़की की खुदकुशी हुई है ना, वह मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मैं उसी के पास उसे देखने जा रही थी, लेकिन उस इंस्पेक्टर ने मुझे पीछे कर दिया और फिर मेरा हाथ भी पकड़ लिया। बस गुस्से में मेरा हाथ उठ गया और वह मुझे यहां लेकर आ गया। मेरे घर वालों को पता चला तो वह मुझे जान से मार देंगे और इस इंस्पेक्टर को भी। आप प्लीज मुझे जाने दें, मेरे घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। अनिका ने उसे सारी बात बताते हुए आखिर में खड़े होते हुए विनती के अंदाज में कहा। चलिए, मैं आपको खुद छोड़ दूंगा। फिक्र ना करें, अभी बैठिए आराम से। रेहान ने उसे वापस कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। आप जानते हैं मेरे घर वालों को अगर पता चला कि मैं थाने में होकर आई हूं तो मेरे घर वालों की क्या इज्जत रह जाएगी। हमारे यहां लड़कियां थाने से मिल जाएं तो हमारे खानदान की नाक कट जाएगी और फिर 1 हफ्ते बाद मेरी शादी भी है। अगर ये बात मेरे ससुराल वालों को पता लग गई तो मेरा तो बना बनाया रिश्ता ही टूट जाएगा। अनिका ने जितनी मासूमियत से यह कहानी बैठे बैठाए बनाई थी, रेहान सिर्फ उसे देखता रह गया। अच्छा, तो अगले हफ्ते आपकी शादी है?
रेहान ने उसे दिलचस्पी से देखते हुए पूछा। जी, और आपको पता है, वह भी पुलिस ऑफिसर हैं। अगर उनको पता चला मैं यहां पर हूं, तो आप सबकी छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि वह बहुत बड़े वाले ऑफिसर हैं। साथ ही जल्दी से कहते हुए अनिका ने पैतरा बदला। उसको अपने होने वाले शौहर की धमकी भी दे दी। रेहान के चेहरे पर एक मुस्कान सज गई। अभी तो आप कह रही थीं कि उन्हें पता चला तो आपका रिश्ता टूट सकता है, और अब आप कह रही हैं कि अगर आपके हस्बैंड को पता चला, जो कि पुलिस ऑफिसर हैं, और वह भी बहुत बड़े वाले, तो वह हम सबकी छुट्टी कर देगा। ये कैसी दो तरह की बातें हैं? रेहान ठोड़ी के नीचे हाथ रखकर उसे गहरी निगाहों से देखते हुए पूछ रहा था। ये लड़की धीरे धीरे उसे अपनी तरफ आकर्षित करती हुई महसूस हुई। हाँ तो होते हैं ना, ससुराल में भी कान भरने वाले। आप प्लीज मुझे जाने दें, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है। अनिका ने फिर से रिक्वेस्ट की। चलो ठीक है, मैं आपको छोड़ देता हूं। आप मुझे अपने होने वाले शौहर का नाम तो बताएं, ताकि हमें भी तो पता चले कि आप सच कह रही हैं या झूठ। कोई नाम तो होगा ना? 1 मिनट मुझे याद तो करने दें, क्या बताया था अम्मी ने? अनिका ने दिमाग पर जोर डालते हुए सोचा। आपको अपने होने वाले शौहर का नाम तक नहीं पता? नहीं, पता था, मैं बस भूल गई हूं। अनिका ने मुंह बनाते हुए कहा। अच्छा चलो ठीक है, मेरे साथ चलो, मैं आपके घर छोड़ देता हूं। वो अपनी जगह से उठा था कि उसी वक्त उसके मोबाइल पर कॉल आने लगी। वो एक्सक्यूज करता ऑफिस से बाहर निकल गया, जबकि अनिका फिर से वापस उसी चेयर पर बैठ गई। या अल्लाह, मैं किधर आकर फंस गई हूं? अगर पापा को या फिर अम्मी को पता लगा, और अगर दादाजी को तो पता लगा, तो मेरी जान ही निकाल लेनी है उन लोगों ने। हमारे खानदान की मैं पहली लड़की होंगी जो पुलिस स्टेशन की सैर करके निकलूंगी। हाय मेरी किस्मत! अल्लाह जी प्लीज मुझे यहां से निकालिए। अपने मुंह को हाथ लगाते हुए अनिका बुरी तरह तड़प उठी। मुंह तोड़कर रख दिया उस बदतमीज ने। अपनी दोस्त जारा को याद करते वो फिर से रो पड़ी, जो न जाने कैसे मर गई थी। पर अब वो इस मामले में नहीं पड़ने वाली थी, क्योंकि उसे पुलिस स्टेशन के चक्कर नहीं लगाने थे। अपने मुंह को दबाते हुए वह सर झुका गई। मेरे हाथ लगे ना तो मुंह तोड़ दूंगी, मैं उसका भी। अब अनिका बड़बड़ाते हुए बातें कर रही थी, और फिर चेयर के साथ पीछे की ओर टिक गई। कुछ ही वक्त बाद इंस्पेक्टर अय्यान अंदर दाखिल हुआ। तुम यहां क्या कर रही हो? अनिका एकदम घबराकर उठकर खड़ी हुई। तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। वो गुस्से से आगे बढ़ा कि तभी दरवाजा खोलकर रेहान अंदर दाखिल हुआ। इंस्पेक्टर अयान, आप किस तरह किसी लड़की को बिना किसी वजह के पकड़कर जेल में बंद कर सकते हैं? मुझे बताइए जरा। रेहान बिना किसी रहम के बोलता आगे बढ़ा था। इंस्पेक्टर अयान अलर्ट होकर खड़ा हुआ। कुछ पूछा है मैंने, वह बताइए सर। इसने मुझ पर हाथ उठाया था। इंस्पेक्टर अयान ने अब सीरियस होते हुए कहा। अच्छा, तो इसने हाथ क्यों उठाया? ऐसा क्या कर दिया आपने कि इसने हाथ उठाने की नौबत आई थी? वो एकदम कड़क शब्दों में बोला कि इंस्पेक्टर अयान चौंक गया। सर, मैं वहां इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, और ये लड़की बीच में आकर मुझ पर हाथ उठाने लगी। इंस्पेक्टर अयान, पहले आप मुझे बताइए, आपने इस लड़की पर हाथ क्यों उठाया? रेहान उसके सामने आता ठंडे शब्दों में घूर रहा था। इंस्पेक्टर अयान एकदम से घबराया। हाथ उठाया था या नहीं? रेहान ने दोबारा पूछा। सर, पहले इसने। वो फिर कुछ बोलने लगा। तुमने हाथ उठाया या नहीं? अब रेहान की आवाज इतनी ऊंची थी कि अनिका भी डर के मारे सहम चुकी थी। जी सर, कहकर उसने नजर झुकाकर कहा था, जबकि डीएसपी रेहान का हाथ उठा और इंस्पेक्टर अयान अपनी जगह से पूरी तरह हिल गया। थप्पड़ इतना तेज था कि अयान के मुंह से खून निकलने लगा। अयान ने हैरान नजरों से डीएसपी रेहान को देखा, जिसकी आंखों में गुस्से के मारे लाली उतर आई थी। आइंदा किसी भी लड़की पर हाथ उठाने से पहले इस थप्पड़ को याद कर लेना, क्योंकि मेरी नजर में वह मर्द मर्द नहीं जो औरत पर हाथ उठाता है। डीएसपी रेहान के सख्त शब्दों पर इंस्पेक्टर अयान ने हठ पीते हुए उसे देखा। ये पहली और आखिरी वार्निंग है, इसके बाद सीधा सस्पेंड करूंगा। अब जाओ यहां से। इतनी बेइज्जती पर इंस्पेक्टर अयान का खून खौल उठा था, लेकिन वह डीएसपी रेहान के आगे कुछ बोल न सका। अयान के जाने के बाद रेहान अनिका की तरफ बढ़ा, तो वह फिर से सहम कर 2 कदम पीछे हटी। डोंट वरी, आइए मेरे साथ, मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूंगा। नहीं, पापा डांटेंगे और अम्मी भी गुस्सा करेंगी। वो बिना पलक झपकते तेजी से बोली। आपको अकेले भेजने का रिस्क नहीं ले सकता, और मेरा दिल यह गवारा नहीं करेगा
कि आपको किसी और के साथ भेजूं, और मेरा यकीन करें, आपके घर वाले बिल्कुल भी नाराज नहीं होंगे। मेरी गारंटी है, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। ट्रस्ट मी। डीएसपी रेहान ने पहली बार किसी लड़की से इस कदर लंबी बात की थी, और जिस अंदाज में बात की थी, अनिका उसके साथ जाते ही गाड़ी में चल पड़ी थी। वह सारा रास्ता खामोश रही। डीएसपी रेहान ने एक नज़र उस पर डाली। दादी तो बता रही थी बहुत बातूनी है ये लड़की, लेकिन इसके मुंह में तो जबान ही नहीं। रेहान उसे देखते हुए हल्के से मुस्कुरा दिया, और उसकी मुस्कुराहट को अनिका ने फौरन देख लिया। आप हंस क्यों रहे हैं? इधर मेरी जान निकली हुई है, और आप हंस रहे हैं? क्या सोच रहे हैं आप? अनिका ने बुरा सा मुंह बनाकर पूछा। आप बेकार में ही टेंशन ले रही हैं। आपके घर वालों को मैं संभाल लूंगा। आप बस अपने ससुराल वालों की टेंशन लें, जहां बहुत कान भरे जाते हैं। रेहान ने अपनी मुस्कुराहट रोकते हुए कहा। ओह, तो आप मुझे टोंट मार रहे हैं? वो उसे देखते हुए बुरा मान गई। बिल्कुल नहीं, घर आ गया है, नीचे उतरिए। वो खुद भी नीचे उतरते अनिका से बोला। तो वो हैरत से कभी घर को तो कभी उसे देख रही थी। इसे कैसे पता चला कि मैं यहां रहती हूं? देखो पुलिस ऑफिसर, तुम अब जाओ यहां से। अगर किसी ने तुम्हें इस तरह यूनिफॉर्म में यहां देख लिया तो मुझसे 100 सवाल करेंगे, और फिर मेरी शादी कुछ नहीं होगी। आपकी शादी को बस अपना चेहरा ढक लें, क्योंकि निशान साफ नजर आ रहा है। रेहान के कहने पर उसने अपने गाल पर हाथ रखते ही फौरन अपना गाल छुपाया। डोंट वरी, आइए अंदर चलते हैं। वो उसकी बात काटता दरवाजे की बेल पर हाथ रख गया। बस, अब तो गए काम से। मुझे पहले ही अंदाजा लगा लेना चाहिए था। ये इंसान मुझे ट्रैप करके यहां तक लाया है ताकि मेरी शिकायतें कर सके। अनिका ने परेशानी से माथा मसला। दरवाजा खुल चुका था। अरे रेहान भाई, आप अंदर चलिए। समीर उनसे हाथ मिलाकर अंदर आने की दावत देने लगा, जबकि अनिका का तो मारे हैरत के मुंह और आंखें खुली की खुली रह गईं। चलिए अंदर चलिए। रेहान अनिका को भी आईब्रो के इशारे से अंदर चलने के लिए कह रहा था। अरे अनिका अप्पी, आप भी इनके साथ आई हैं? क्या शॉकिंग सरप्राइज है यार। अंदर आओ अप्पी, अपना ही घर समझो। क्या हुआ अगर आप एक ही हफ्ते की मेहमान हैं? एक हफ्ते के बाद चली जाएंगी। आखिर जिंदगी के पूरे 18 साल आपने यहीं गुजारे हैं। हमारी छाती पर मूंग दलते हुए समीर ने उसका मजाक उड़ाया। मुंह बंद करो अपना चिलगोजे, वो दांत चबाकर बोली, जबकि समीर मुस्कुराता हुआ अंदर सबको रेहान के आने की खबर देने चला गया। आप यहां पहले भी आ चुके हैं? अनिका ने हैरत से पूछा। हाँ, सिर्फ एक बार। रेहान सुकून से कहता, उसके करीब आता, उसे मुस्कुराती नजरों से देखने लगा, जबकि अनिका की नजरों में अभी भी शक था। अरे रेहान बेटा, आप आए हैं। सबा बेगम ने रेहान के सर पर हाथ फेरा। अब तो अनिका को लगा वो बेहोश हो जाएगी। अरे अनिका, तुम भी आ गई। अच्छा हुआ बेटा। अरे सब कोई जल्दी से खाने पीने का बंदोबस्त करो, वो खुशी से बोली। अरे नहीं आंटी, मैं अब चलूंगा, बस अनिका को छोड़ने आया था। उसने अनिका की तरफ इशारा करते हुए मुस्कुराहट रोकने की कोशिश की। अनिका को वो हैरान हुई थी। बस, इनके कॉलेज में एक केस के सिलसिले में गया था, तो ये वापसी पर पैदल चल रही थी। बस इनको लिफ्ट दे दी। कितना बड़ा झूठा है ये इंसान, अनिका ने अपने मन में सोचा। लेकिन ये सब इसे इतना प्रोटोकॉल क्यों दे रहे हैं? अनिका दिल ही दिल में सोचती हुई उलझ रही थी। चलो, यह तो अच्छा हुआ। अनिका बेटा, जाओ पानी लेकर आओ रेहान के लिए, उन्होंने अनिका से कहा। तो अनिका के 14 तबक रोशन हुए। वो डीएसपी रेहान था। उसे अब धीरे धीरे सब कुछ समझ आता चला गया। नाम भी याद आ गया, जो कितनी बार घर में दोहराया गया था, और अब उसने कभी ध्यान नहीं दिया था। रेहान, जिससे रिश्ता उसकी बड़ी बहन के लिए आया था, और अब उसके साथ तय कर दिया गया था। अम्मी, आपकी कॉल है, समीर ने सबा बेगम से कहा, तो वह अंदर की तरफ बढ़ गईं। क्या हुआ? इतनी हैरत से क्या देख रही हो? रेहान ने उसकी तरफ मोहब्बत भरी नजरों से देखते हुए पूछा। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो अब गुस्से से पूछ रही थी। क्या नहीं बताया? यही कि मैं ही आपकी ससुराल हूं, या फिर ये कि एक हफ्ते बाद आप मेरे घर और मेरे दिल की मलिका होंगी। रेहान के शरारती शब्दों पर अनिका के कानों की लौ लाल पड़ गई। आपको पहले से पता था तो आपको मुझे बताना चाहिए था ना। वो अब नाराज हो रही थी। रेहान उसे बहुत गहरी निगाहों से देख रहा था। दादी ने कहा था मुलाकात कर लो। मैंने कहा, जो आपको पसंद वो मेरी पसंद। अब देखो, अल्लाह मियाँ का करिश्मा आपकी मुलाकात मुझसे करवा दी। वो गहरा सांस खींचता बोला,
जबकि अनिका आज के तमाम हालात और बाकी बातों पर गौर कर रही थी कि क्या क्या हुआ था और उसने क्या क्या बोला था। इतना परेशान क्यों हो रही हो? क्या अच्छा नहीं लगा मैं? वो उसके पास आता धीरे से पूछने लगा और अनिका का दिल धक से रह गया। वो इतने आराम से कैसे बात कर सकता था? वह भी पहली मुलाकात में। अनिका की जबान तो तालू से जा चिपकी थी। इतने में समीर खाने पीने का सामान लिए अंदर दाखिल हुआ। रेहान भाई, उस दिन भी आप ऐसे ही चले गए थे, आज आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा। वो प्यार से बोला तो रेहान मुस्कुरा दिया। बाकी सबने तो ओके कर दिया, आप भी डन कर दें। वो मुस्कुराकर अपनी एक आंख बंद करता समीर की तरफ पलटा, जबकि उसकी आंख मारना अनिका को हैरत में बुरी तरह डुबो चुका था। महक, ये ड्रेस ज्यादा अच्छा है यार, इसे ट्राई करो ना। दानिश ने एक ड्रेस की तरफ इशारा किया। वह बहुत खूबसूरत था, लेकिन उसका कलर महक को पसंद नहीं आया। नहीं ना दानिश, ये नहीं चाहिए, इसका कलर इतना फीका है। मुझे तो कोई ब्राइट कलर लेना है। महक ने मुंह बनाया। पिछले 1 घंटे से यूं ही शॉप शॉप पर लेकर वो घूम रही थी और उसे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। यार, अब बस भी कर लो, ले लो जो भी लेना है। ये क्या तरीका है शॉपिंग का? मुझे और भी काम है। वो थोड़ा गुस्सा हुआ तो महक ने मुंह बनाते उसे देखा। महक, शॉपिंग पूरी करो जल्दी। उसके देखने पर भी दानिश संजीदा रहा। आपको काम था तो ना आते, मैंने कौन सा जबरदस्ती की थी आपके साथ? महक का मूड ऑफ हो चुका था। अब ड्रामा मत लगाना यहां पर। दानिश ने आसपास देखते दांत पीसे। हमें घर चलना चाहिए, देर हो रही है। महक ने अब आंसू रोकते हुए कहा और आगे की ओर बढ़ी। ये नखरे किसी और को दिखाना, मेरे पास इन चोंचनों के लिए वक्त नहीं। जल्दी से लो जो भी लेना है। वो सख्त अंदाज में बोला तो ना चाहते हुए भी महक की आंखें झिलमिला गईं। वो जो आपने पसंद किया वही ले लें, वह धीरे से बोली, और थोड़ी देर पहले दानिश का पसंद किया हुआ ड्रेस ओके कर दिया। दानिश ने घूरती निगाहों से उसे देखा और दुकान वाले से उसके और भी कलर पूछने लगा। उसने ढेरों ड्रेस खोलकर सामने रख दिए। जो कलर पसंद है फाइनल करो। दानिश ने इस बार नरमी से कहा तो महक अपने आंसू गले में उतार दी। एक पिंक कलर के सूट को पसंद कर बैठी। दानिश ने जल्दी से शॉपकीपर की ओर उसे पैक करने के लिए कहा। अब और कहाँ जाना है? दुकान से निकलते हुए दानिश ने पूछा। घर, एक छोटा सा जवाब आया। महक, मैंने पहले ही कहा था, मुझे नखरे मत दिखाना। मैं उन मर्दों में से नहीं हूं जो नाच नखरे उठाएं। मैं प्रैक्टिकल बंदा हूं, सादा और एकदम खरा। इसीलिए सीधे तरीके से बात करता हूं और सीधे तरीके से सुनता हूं। दानिश, आपने इतना सख्त रवैया पहले तो कभी नहीं रखा। महक ने नम शब्दों में पूछा। मैं शुरू से ही ऐसा हूं महक। तुमसे कभी बात नहीं हुई जो तुम मुझे जान सको, लेकिन सब घर वाले जानते हैं मुझे। मैं ऐसा ही हूं। अब बताओ क्या करना है? वो सारी बात बिना झिझक के करता अब उससे पूछ रहा था और महक बस उसे देखने लगी। मतलब महक को लगा वो अपने बारे में बात कर रहा है कि रिश्ता जोड़ना है तुमने या फिर तोड़ना है। महक का दिल जैसे किसी ने मसल कर रख दिया। यार, पूछ रहा हूं आगे, और कहाँ जाना है? ज्वेलरी का भी बोला था ना मम्मी ने। वो कुछ याद करते हुए अब गाड़ी में बैठता। महक के लिए भी दरवाजा अनलॉक कर गया। जी कहाँ तो था। महक अब जरा अपने खोल में बंद होने लगी थी। जितना वह दानिश के साथ शॉपिंग पर आने से पहले खुश थी और उससे फ्रेंडली बात कर रही थी, अब उतना ही चुपचाप हो गई थी। दानिश ने और कोई बात के बगैर गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ देर बाद वह ज्वेलरी शॉप के पास गाड़ी रोककर बाहर निकले। दोनों आगे पीछे ज्वेलरी शॉप में दाखिल हुए। वहां से ऑर्डर दी हुई ज्वेलरी उठाई। महक की निगाह एक खूबसूरत नाजुक से ब्रेसलेट पर जा टिकी और बहुत शौक से उसे देखने लगी। दानिश जो मोबाइल पर लगा हुआ था, महक का ध्यान वो उस ब्रेसलेट पर देख चुका था। कुछ और लेना है क्या? दानिश की पुकार पर वह बुरी तरह चौंक गई। नहीं, बस घर चलें। वो धीमा सा मुस्कुराती बाहर की तरफ कदम बढ़ा गई, जबकि एकदम से उसको अपने खोल में बंद होता महसूस करके दानिश खामोश हो गया था। वापसी पर गाड़ी में खामोशी रही। कुछ खाना है? दानिश को खुद भूख का एहसास जागा तो उसने महक से पूछा, जो अब बिल्कुल ही चुप हो गई थी। नहीं, अम्मी ने घर में बनाया होगा, खाना वहीं खा लीजिएगा। महक ने आराम से मना कर दिया। मेरी अम्मी घर नहीं है, इसीलिए मुझे तो भूख लगी है, किसी होटल में खाना खा लेते हैं। दानिश नॉर्मल अंदाज में बोला। अम्मी ने बनाया होगा ना, वहीं खा लीजिएगा। महक ने ऑफर की। नो थैंक्स, मुझे अच्छा नहीं लगता,
किसी के घर बिना बुलाए मेहमान बनकर जाना। वो एक होटल की पार्किंग में गाड़ी रोकते उसे उतरने का बोलकर खुद भी नीचे उतरा और फिर होटल के अंदर दाखिल हो गया। बहुत बड़ा होटल था। एक पल को तो महक भी देखती रह गई। मेन्यू कार्ड पर देखते महक को समझ ना आया वो क्या ऑर्डर करें। वो तो दानिश को पसंद करती थी और उसने अपनी अम्मी से दानिश के लिए पसंद जाहिर की थी। जिस पर उन्होंने दानिश की मां से इस बारे में पूछा तो उन्होंने खुले दिल से महक को अपनी बहू बनाने की हामी भर ली और महक का आया हुआ रिश्ता अनिका के लिए ट्रांसफर कर दिया गया। पर महक ये नहीं जानती थी कि दानिश तो एक इम्पॉसिबल इंसान है और एक बहुत बड़ी जंग जीतने के बराबर इस इंसान को झेलना बहुत बड़ी बात थी। क्या ऑर्डर करना है? वो पूछ रहा था। जो आप चाहें। महक ने सब उस पर छोड़ दिया था। वो उसे 2 शब्दों में बात समझ आ गया था और वह इतनी कम अक्ल नहीं थी कि मर्द की बात को समझ ना सके, और वह भी उस मर्द की बात को जो उसकी पसंद है। दानिश ने उसकी बात सुनते खुद ही ऑर्डर कर दिया। कुछ ही देर बाद खाना सर्व हुआ। दानिश ने तो खूब पेट भरकर खाया था, जबकि महक ने बस नाम के लिए खाया। कुछ भी उसकी पसंद का नहीं था, सिवाय सामने बैठे उस इंसान के। चले, वह बिल पे करता आगे बोला तो वह उसी वक्त उठकर खड़ी हुई। घर तक का रास्ता भी बेहद खामोशी से कटा था। लगता है बुरा मान गई मेरी बातों का तुम? दानिश ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। महक ने जल्दी से सफाई दी। ये लो सारा सामान। वो उसकी तरफ सारे शॉपर्स बढ़ाता बोला। वो मैं नौकर को बुलाती हूं, वह ले जाएगा। महक ने इतना ज्यादा सामान देखते हुए कहा। क्या मतलब? ये 4 शॉपिंग बैग के लिए तुम बेचारे नौकर को बुलाओगी? खुद उठा लो, ज्यादा वजन नहीं है। वह पहले हैरानी और फिर संजीदगी से बोला। महक ने उतरते हुए वह बैग्स अपने हाथ में उठा लिए। वह उसकी तरफ पलट कर देखने लगा। आप नहीं आएंगे? दानिश को वह बहुत मासूम लगी इस तरह पूछते हुए, जो उसकी सारी बातें चुपचाप मानती चली जा रही थीं। लेकिन क्यों? वो यह जानना चाहता था। नहीं, अब एक ही बार आऊंगा। इतना कहने के साथ ही वह गाड़ी आगे बढ़ा ले गया, जबकि महक गहरा सांस भरते अंदर गेट की तरफ बढ़ गई। उसका सारा लाया सामान घर के लोग देखने लगे। ये सूट तो काफी प्यारा है, लेकिन पिंक कलर तो तुम्हें पसंद नहीं, फिर यह क्यों ले लिया? उसकी चाची ने हैरानी से पूछा। वो दानिश को पसंद है ना, इसलिए? महक ने बात बनाई। अच्छा, तो उसकी पसंद से शॉपिंग की है। चलो, फिर तो बहुत अच्छा है। पहले ही एक दूसरे को समझ जाओ, आगे चलकर आसानी होगी। चाची, आप यह सब सामान देखकर समेट लेना, क्योंकि मेरा सर दर्द हो रहा है और मैं सोने के लिए जा रही हूं। वो वहीं से उठकर सीढ़ियां चढ़ने लगी, जबकि सीढ़ियां उतरती अनिका बुरी तरह चौंक गई थी। इसे क्या हुआ? इसका मूड इतना खराब क्यों है? लगता है भाई एहसास हो गया इसे कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। सीढ़ियां चढ़ती महक ये शब्द आराम से सुन चुकी थी और उसका तंज भी समझ गई थी, लेकिन फिर भी खामोशी से ऊपर चली गई। शादी का दिन भी आ गया। निकाह के बाद सभी ने दुआ के लिए हाथ ऊंचे किए। महक की आंखों से आंसू बह निकले। वह जानती थी दानिश जैसे इंसान के साथ जिंदगी थोड़ी मुश्किल से गुजरेगी, लेकिन अपनी मोहब्बत की वजह से वो यह सब कुछ बर्दाश्त करने के लिए राजी थी। अपने जिद्दी दिल के हाथों मजबूर होकर वह दानिश की जिंदगी में शामिल हो गई, तो वहीं दूसरी तरफ अनिका विदाई के वक्त एक आंसू भी न गिरा सकी। बिल्कुल सपाट अंदाज में बैठी रही, जैसे सब एक ड्रामे की तरह चल रहा हो। बेटा, तुम नाराज हो? आखिरकार आरिद साहब ने उसका अंदाज नोट कर लिया। यह हक आपने कब दिया? वह बिना उनकी तरफ देखते हुए बोली। बेटा, अगर मेरी किसी बात से तुम्हें तकलीफ पहुंची है तो मैं तुमसे माफी मांगने को तैयार हूं, लेकिन इस तरह से नाराज होकर रुखसत मत हो, वरना मेरे दिल पर सारी जिंदगी एक बोझ रहेगा। वह नम शब्दों में अनिका से कह रहे थे, जबकि अनिका अभी भी उनकी तरफ नहीं देख रही थी। उसका दिल जैसे पत्थर हो गया था। अनिका, मेरी बच्ची, मेरी तरफ देखो। वह रोते हुए उसका चेहरा अपनी ओर करने लगे। पापा, आपने जो करना था कर लिया। अब पता नहीं ये बाकी दिल कब राजी होगा भी या नहीं, मैं जानती नहीं। वो इस बार नॉर्मल अंदाज में बेबसी से बोली। आरिज साहब जैसे चुप से हो गए। रुखसती की रस्में होते ही सबा बेगम और आरिज साहब एक दूसरे के पास बैठे दुखी हो रहे थे। बेटियों को एक साथ विदा करने के बाद वह दोनों उनकी यादों में खोए हुए थे। अल्लाह का शुक्र अदा करो आरिज, कितने अच्छे से हो गया सब कुछ कि दोनों बेटियों के फर्ज से एक बार में ही फ्री हो गए।
अब समीर के लिए भी लड़की ढूंढो और उसके फर्ज से भी फ्री करो। दादाजी ने आरिद साहब के चेहरे की ओर देखते हुए कहा। जी इंशाअल्लाह। आरिद साहब ने सर हाँ में हिलाया। और यह आरहान के लिए क्या सोचा? मैं तो कहती हूं उसे बोर्डिंग में डाल दें 10वीं के पेपर देने के बाद। वैसे भी बच्चे जल्दी बिगड़ते हैं, जिंदगी सवर जाएगी उसकी। सबा बेगम ने अपना मशवरा दिया। मेरा ख्याल है बहू, यह सोच तुम्हें समीर की दफा आनी चाहिए थी। दादाजी ने संजीदगी से कहा। तो आरिद साहब चौंक उठे, जबकि सबा बेगम का मुंह खुला का खुला रह गया था और वह होंठ खींचकर रह गईं। पापा आरहान के भले के लिए बोल रही है। मुझे अच्छे से पता है किसका किस में भला है, और आरहान के लिए मैंने सोच लिया है, मैं उसे दिल्ली भेजूंगा हाई स्टडीज के लिए। वो मजबूत अंदाज में बोले। माफ कीजिएगा पापा जी, ये सोच आपको समीर की दफा याद नहीं आई। अब की बार सबा बेगम भी जवाब देने से बाज नहीं आई थी। उन्हें लाजवाब करते हुए वह उठकर खड़ी हुई। हाँ, नहीं आई, क्योंकि उसकी सगी मां जिंदा है। दादाजी की बात पर सबा बेगम के कदमों में जंजीर पड़ गई। आप जानते हैं मैं चाहे जितना भी मर्जी कर लूं अनिका और आरहान के लिए, लेकिन हमेशा सौतेली मां ही रहूंगी। वह दुखी हुई। सगा सौतेला कुछ नहीं होता बहू, बस इंसान के रवैया ये बता देते हैं कि कौन आपकी कितनी परवाह करता है। इसी घर में रहता हूं मैं और सब कुछ अच्छे से जानता हूं। अपने बेटे समीर की फिक्र करो तो आरहान के लिए मैं खुद ही बहुत हूं। वो अपनी चादर झाड़ते हुए वहां से उठकर चले गए। देखा आपने, आज पापा जी ने मुझे कितनी बातें सुनाई। इतना कुछ सहा मैंने आपकी दूसरी शादी करवाई, अपनी सौतन को बर्दाश्त किया, उसके बच्चों को अपनाया, उनकी परवरिश की, और आज यह सिला मिला मुझे। वो रो रही थी। सबा बेगम, तुमने ये सब सिला पाने के लिए किया था या नेकी की थी? वो धीरे से बोले। क्या बात कर रहे हो आरिज? जाहिर सी बात है नेकी की है। तो फिर आज तुम्हारी वह नेकी खराब हो गई आमना, क्योंकि तुमने अपनी यह नेकी एक ऐसे थैले में जमा की जिसमें छेद थे। उनकी इतनी गहरी बात सुनते सबा बेगम का रंग पल भर में सफेद हुआ। वो जा चुके थे। उन्हें आईना दिखाकर महक दुल्हन बनी। दानिश की सेज सजाए बैठी थी और अपनी उंगलियां मरोड़ रही थीं। दानिश कमरे में दाखिल हुआ तो उसके अंदाज बिल्कुल रिवायती दूल्हों की तरह नहीं लग रहे थे। कमरे को देखकर वह थोड़ा अच्छा फील कर रही थी। लाल गुलाबों की सेज और उनकी भी खुशबू उसे अच्छी लग रही थी। अब क्या यूं ही बैठी रहोगी सारी रात इतने भारी भरकम कपड़ों में? वो थोड़ा सा तंजिया अंदाज में बोला तो महक फौरन अपनी जगह से उठी और वजनी लहंगे को मुश्किल से थामे ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ी, जबकि दानिश लापरवाही से बाथरूम की तरफ बढ़ गया। सब जेवर उतार कर रखते हुए महक की आंखों से आंसू आए थे। उसका बागी दिल उसे बहुत जलील और रुस्वा करने वाला था। यह बात वह अच्छी तरह जान चुकी थी। ड्रेस चेंज करके वह बाहर आई तो कमरे में घुप अंधेरा था। वो अंदाजा लगाती बिस्तर की तरफ बढ़ने लगी। दानिश, उसने उसे पुकारा। क्या मसला है यार? दानिश के जवाब में बेचारगी सी थी। नहीं, कुछ नहीं। वो आंसुओं का गोला हलक में अटकती हुई महसूस कर रही थी। वहीं एक तरफ टिक गई। क्या मुझसे कहीं कोई बड़ी गलती तो नहीं हो गई? कहीं दानिश किसी और से? ये सोचते हुए महक का दिल बुरी तरह बेचैन हुआ। उसने महक के लिए कोई भी तारीफ भरा शब्द नहीं बोला था, बल्कि एक बार भी महक की तरफ नजर उठाकर नहीं देखा था। उसके आंसू तेजी से बहने लगे। दानिश, जो थकान से चूर सोने की कोशिश कर रहा था, उसके रोने की आवाज पर साइड लैंप ऑन करता उसे देखा और उठकर बैठा। क्यों रो रही हो? कौन मर गया है? वो एकदम गुस्से से चिढ़कर बोला। उसके सर में बहुत तेज दर्द था और महक के आंसू उसे गुस्सा दिला रहे थे। आप मुझसे नफरत करते हैं? वो डरते डरते पूछ रही थी। किसने कहा? वो दांत पीसता हुआ बोला। आपके रवैया ने। वो हिचकी भरते हुए बोली थी। यार, मैंने पहले भी तुमसे कहा था, मुझसे इन चोंचनों की उम्मीद मत करना, मुझे यह सब नहीं आता। और रही बात नफरत की, तो मुझे अगर तुमसे नफरत होती तो मैं तुमसे शादी ना करता। वो टका सा जवाब देता अपनी आंखों पर बाजू रख गया। आपकी तबीयत ठीक है क्या? महक को उसकी तबीयत कुछ खराब लगी थी। हाँ, ठीक हूं, बस सोना चाहता हूं सर, दर्द है बहुत ज्यादा। प्लीज तुम भी लेट जाओ, और हाँ, बिना आंसू बहाए। वो माथे पर बल डाले बोला तो महक उसके साथ लेटते उसकी तरफ देखने लगी, जो अब लैंप ऑफ कर रहा था। मैं आपका सर दबा दूं? महक धीरे से बोली। तुम्हें कोई मसला तो नहीं होगा? वो सवाल कर गया। नहीं, बिल्कुल नहीं।
महक उसके करीब होते बैठी और उसके माथे पर अपने नरम मुलायम हाथ रख गई। उसका माथा गर्म था, महक के ठंडे हाथों से जैसे उसके बदन में सुकून उतरा था। उसकी तनी हुई मांसपेशियां ढीली पड़ीं। वो उस पर कुछ पढ़ पढ़ कर फूंक रही थी और उसका सर भी दबा रही थी, जब उसके नरम गुदाज हाथों के स्पर्श से दानिश के दिल में एक अजीब सी गुदगुदी हुई। वह भी दिन भर की थकी हुई थी। उसका सर दबाते दबाते वहीं बेड से टिक कर सो चुकी थी। वो उसके चेहरे को गौर से देखने लगा। वो बहुत नाजुक सी खूबसूरत सी थी। अचानक ही दानिश ने एक उंगली से उसके नरम होठों को छू लिया था। वो आज रात के तकाजे को पूरा करना चाहता था, उसे खुद में समेटकर उसे महसूस करना चाहता था। लेकिन वह इस कदर थका हुआ था कि धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होती चली गईं। अनिका, ये सब क्या है? रेहान कमरे में आया तो अनिका बिस्तर पर एक तरफ लहंगा चेंज करके नॉर्मल ड्रेस में बैठी थी, जबकि एक बैग भी उसने तैयार करके रखा था। ये मेरा बैग है डीएसपी, वो पूरे कॉन्फिडेंस से बोली। वो तो मुझे भी दिखाई दे रहा है, लेकिन ये पैकिंग करके कहाँ जाना है? मैं हॉस्टल जा रही हूं, मुझे यहां नहीं रहना। अनिका की बात पर रेहान के होंठ भींचे थे, माथे की रगें तन गईं। वो उसे बिना कोई जवाब दिए सख्त नजरों से उसे घूरता रहा। ऐसे मत देखें प्लीज, मुझे जाना है और ये मेरा आखिरी फैसला है। वो उठते हुए संजीदगी से बोली। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। आज तुम्हारी शादी हुई और आज तुम यहां से जाने की बात कर रही हो। जी हां, क्योंकि मैं तो ये शादी ही नहीं करना चाहती थी, अनिका ने साफ कहा, जबकि रेहान के अंदर कुछ टूट गया था। अगर नहीं करनी थी शादी तो इनकार कर देती। वह बुरी तरह अपसेट हुआ था। यही तो मसला है, इनकार नहीं कर सकती थी। सौतेली माँ ने जो परवरिश की, उसका बदला उतारना था, एक एहसान किया था, वह चुकाया था। अनिका ने दुखी दिल से कहा। सौतेली माँ? रेहान उलझा। छोड़िए, आप नहीं समझेंगे, प्लीज मुझे हॉस्टल छोड़ आएं। हॉस्टल? मेरी बीवी होकर तुम हॉस्टल में रहोगी? इम्पॉसिबल। अनिका, बेहतर होगा चुपचाप अपना यह सामान वापस रखो और सीधी तरह खुद को मेरे हवाले करो। शादी की पहली रात है। कितने अरमान सजाकर मैं कमरे में दाखिल हुआ था, लेकिन दुल्हन तो कुछ और ही प्लानिंग करके बैठी है। उसकी बात सुनकर अनिका ने उसे गुस्से से घूरा। आप ना थोड़ा दूर रहें मुझसे, मैं जितनी पोलाइट दिखती हूं ना, उतनी हूं नहीं, अनिका ने मुंह टेढ़ा करके कहा। पोलाइट इंसान से मेरी बनती भी नहीं, मुझे तो बोल्ड अंदाज ज्यादा भाता है। रेहान ने अपनी शेरवानी उतारते एक तरफ रख दी, आंख बिंक की और उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए उसे डराते हुए कहा। साथ ही साथ अपनी शर्ट के ऊपरी 2 बटन भी खोल चुका था। पास क्यों आ रहे हैं, दूर रहें। वह डरी सहमी पीछे हटी। शादी तुमसे दूर रहने के लिए नहीं की है। रेहान ने उसकी कमर में हाथ डाले उसे अपनी ओर खींचा था। मुझे शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। खुद को उसकी पकड़ से आजाद करवाने की वह नाकाम कोशिश में परेशान हुई थी। पर अब तो हो गई ना, अब कोऑपरेट करो मेरी जान। वो उसकी ठोड़ी की खम पर होंठ रखता हुआ गंभीर शब्दों में बोला, जबकि उसके होंठों के स्पर्श पर वो जी जान से कांप उठी। छोड़िए मुझे बेशर्म इंसान, वो लाल चेहरे के साथ सर झुकाते बोली तो रेहान का कहकहा गूंज उठा। शादी की पहली रात मैं तुम्हें बताऊंगा छोड़ना क्या होता है और छूना क्या होता है। वो उसको बाहों में भरे भरे पीछे की तरफ पलटा, लाइट्स बंद की और उसे बिस्तर पर गिराते तकिए पर उसका सर रख दिया और उसे काबू कर गया। अनिका, पैनिक मत हो, कुछ नहीं करूंगा यार सिवाय प्यार के। वो उसके माथे को अपने होठों से छूता उसके माथे के साथ अपना माथा जोड़ गया। अनिका की सांसें बुरी तरह तेज हुईं। डीएसपी प्लीज करीब मत आओ, वो हाँफते हुए बोली। क्यों? तुम्हारे करीब ना आऊं तो कहाँ जाऊं? जबकि शौहर बीवी और बीवी शौहर एक दूसरे का लिबास होते हैं, और आज मैं तुम्हारा लिबास बनना चाहता हूं, तुमसे अपने दिल को सुकून देना चाहता हूं। रेहान गंभीर शब्दों में बोलता उसके गाल के साथ अपनी दाढ़ी को रगड़ने लगा। मुझे थोड़ा सा वक्त दे दें प्लीज, मैं अभी बहुत छोटी हूं, आप जितनी हो जाऊं फिर सुकून ले लेना, वो मजे से बोली। अच्छा, क्या आइडिया है जाना आपका? वाह भाई वाह, लेकिन बहुत ही बेकार, और मैं इसे करने वाला नहीं, क्योंकि जब डीएसपी का दिल एक बार जो ठान ले फिर वह अपनी भी नहीं सुनता। कहने के साथ ही उसने उसके लबों पर झुकते उसके लबों का स्वाद चखना शुरू कर दिया, और उसकी इस हरकत पर अनिका का दिल पसलियों तोड़कर बाहर आने को बेताब हुआ था। वो जितना उससे दूर जाने का सोच रही थी,
रेहान ने उसे वैसे ही अपने दिल के बेहद करीब कर लिया था, अपना और उसका रिश्ता आगे बढ़ा लिया, उसके होठों को आजाद करता। अब उसके चेहरे को खुमार भरी नजरों से ताकने लगा। अब तो छोड़े मुझे, अब क्या क्या करेंगे? वो उसके चेहरे के भाव पढ़ते बुरी तरह घबराई थी। अभी तो शुरुआत की है मेरी जान, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। वह एक हाथ उसके नरम धड़कन पर रखकर धीरे से उसे दबा गया था, जबकि अनिका का दिल उछलकर उसके हलक में आया था रेहान की इस बेबाक शरारत पर। गंदे बेशर्म इंसान, छोड़ो मुझे, दूर हटो। शर्म नहीं आती ऐसी हरकतें करते हुए? नहीं आती, किसी भी शौहर को नहीं आती। ये कहते ही वह एक झटके में उसकी शर्ट के बटन खोल गया था, जबकि उसकी इतनी बेबाकी पर उसका चेहरा शर्म से लाल हुआ था। डीएसपी, ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। मुझे बहुत शर्म आ रही है, मैं नहीं सह पा रही। प्लीज दूर हो जाओ मुझसे। वो बुरी तरह हड़बड़ाते हुए बोली थी। अपनी आंखें बंद कर लो और बस मुझे महसूस करो। वो अपने हाथों की उंगलियों से उसकी पलकों को नीचे गिरा गया था और फिर धीरे से अपने होंठ उसकी नाक से टकराते हुए उसके लबों पर ले आया। लब्बों से नीचे आते हुए वह उसकी गर्दन की ओर आया था और गर्दन से नीचे नरम धड़कनों पर आकर रुक गया। अब तो अनिका की सांसें बुरी तरह तेज हुई थीं। उसके गोल उभार गहरी गहरी सांसें लेने की वजह से ऊपर नीचे हो रहे थे और रेहान बुरी तरह मदहोश होते उसे खुद में समेट गया था। अनिका, जो पहले पहल बुरी तरह डर रही थी, अब रेहान ने अपने हाथों और नरम होठों का स्पर्श उसके वजूद पर बिखेरा तो वह खुद भी बुरी तरह मदहोश हुई थी। उसकी मदहोश सिसकियां और गहरी सांसें देखता रेहान के होठों पर भी एक मुस्कान आई थी। अब कहो, क्या कहना है? दूर हो जाऊं या फिर खुद में और भी ज्यादा ले लूं? नहीं, दूर नहीं जाना। वो उसके सीने से लिपटी हुई धीरे से सरगोशी करते बोली थी। दूर नहीं जाना मतलब? वो अब उसकी हालत का मजा ले रहा था। मतलब, मुझे आपके पास रहना है, क्यों हॉस्टल नहीं जाना? वो शरारत से उसके कान की लॉक काटते हुए बोला। नहीं, हॉस्टल नहीं जाना, यहीं रहना है आपके पास और यहीं से आगे की पढ़ाई करनी है। उसका दिल अब नए अंदाज से भरने लगा था। एक अजीब सी गुदगुदी होने लगी थी। उसका मन अब रेहान से दूर जाने का बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। वो उसके चौड़े सीने से लिपटी हुई अपनी गर्म सांसों से रेहान को बुरी तरह मदहोश कर चुकी थी। वो उसे तकिए पर पलटता हुआ उसके वजूद से अलग कर गया था, जबकि शर्म से अनिका ने अपने दोनों हाथ अपने चेहरे पर रख लिए थे और फिर रेहान की अगली हरकत से अनिका की आंखें बड़ी हो गई थीं। आप पुलिस वाले तो बहुत ही बेशर्म होते हैं। जबकि वह उसके होठों को अपनी पकड़ में लेते उसकी आवाज बंद कर गया और एक झटके से उसकी नाजुकता में उतर गया। एक हल्की सी सिसकी थी जो उसके होठों पर दम तोड़ गई। उसने कसकर रेहान की कमर में अपनी बाहें डाली थीं और इस मीठे से दर्द को सहन किया था। रेहान ने पूरा ख्याल रखा था कि वह अभी कम उम्र है, नरम नाजुक है, लेकिन शादी की पहली रात थी, वह खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया और फिर रिश्ते की शुरुआत कर ही गया था और फिर धीरे धीरे बहुत ही नरमी से उसे खुद में समेटता चला गया। दानिश की आंख अचानक रात के 2 बजे खुली थी। महक को अपने पास बैठा देख उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई थी। धीरे से दराज से नाजुक सा ब्रेसलेट निकालकर उसके हाथ पर पहना दिया। फिर उसका सर तकिए पर रखा और उसे गौर से देखने लगा। वो सोई हुई सी दानिश के दिल के तार छेड़ने लगी। आगे बढ़कर अपने होंठ उसके माथे पर रख दिए और इस स्पर्श पर महक नींद में ही कसमसाई थी और फिर नींद में उसे जोर से हक कर लिया। महक के वजूद से लगते ही दानिश के वजूद में एक स्पार्क हुआ था। एक अजीब सी हलचल हुई थी। अगले ही पल उसने महक के नरम होठों को अपने होठों में लेते हुए उसकी सांसों को कैद कर लिया। महक अचानक आफत पर बुरी तरह बौखलाई, लेकिन दानिश की पकड़ से खुद को बचा ना पाई। वो जिस कदर प्यार से उसके होठों पर बरस रहा था, महक के अंदर थोड़ा सा सुकून हुआ था और उसने अपने आप को दानिश के हवाले कर दिया। हालांकि 2 आंसू उसकी आंखों से टूट कर गिरे थे। ये तो हर मर्द की जरूरत होती है। अपनी जरूरत पूरी होते ही वह फिर से उसका रवैया बदल जाएगा। लेकिन दानिश जिस कदर प्यार से उसे छू रहा था, महक को हैरत होने लगी। उसे हैरान होते देख दानिश हल्के से मुस्कुरा दिया। इस तरह हैरान होकर क्या देख रही हो? इंसान हूं, कोई दरिंदा नहीं जो तुम्हें तकलीफ पहुंचाऊंगा। फूलों से भी ज्यादा नाजुक हो और फूलों को कैसे हिफाजत से रखा जाता है
मुझे अच्छे से आता है। वो प्यार से उसकी नरम धड़कनों पर झुकते हुए बोला था। एक हल्का सा खुशी का एहसास था जो महक के मन में जागा था। वो पूरी शिद्दत से दानिश के साथ इन खूबसूरत पलों में डूब चुकी थी। सुबह के 5 बज चुके थे। दूर कहीं से अजान की आवाजें आने लगी थीं। महक दानिश के चौड़े सीने पर सर रखे निढाल लेटी थी। अचानक उसकी नजर अपनी कलाई पर पहने उस ब्रेसलेट पर पड़ी थी जो उसने उसी ज्वेलरी शॉप पर देखा था। बहुत ज्यादा महंगा होने की वजह से उसने उसे सिर्फ देखकर ही छोड़ दिया था। उसमें डायमंड लगे हुए थे और वो लेने का सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन अब उसी ब्रेसलेट को अपनी कलाई पर देखकर उसने चौंक कर अपना सर ऊपर उठाया था। दानिश उसकी नजरों का मतलब समझ गया था। महक, कभी मेरी मोहब्बत पर शक मत करना। वादा करता हूं तुमसे, कभी तुम्हारी मोहब्बत में दगा नहीं करूंगा। लेकिन बस, जब बचपन में पापा चल बसे तो वक्त की मार ने मुझे समय से पहले मैच्योर बना दिया। बहुत मेहनत की थी ये सब कुछ इकट्ठा करने में। उस वक्त मेरे रिश्तेदारों ने भी हमारा साथ छोड़ दिया था। तब मैंने अकेले दम पर कुछ कर दिखाने की ठानी थी। सुबह स्कूल जाता, दोपहर से रात तक काम करता था। मैंने लोगों के जूते तक साफ किए हैं और फिर मेरी मेहनत रंग लाई। एक छोटे से बिजनेस से आज मैं बहुत कुछ अचीव कर चुका हूं। बस मेरे अंदर मैच्योरिटी ज्यादा है। नाज नखरे, शौक कैसे उठाए जाते हैं मुझे नहीं पता, तो बस कभी कभी गुस्सा कर दिया करूं तो बुरा मत मानना। वो उसके माथे पर होंठ रखता हुआ बोला था। और महक को और क्या चाहिए था। हर किसी के प्यार करने का अंदाज अलग होता है। दानिश के प्यार करने का अंदाज भी अलग था। वह अपनी कलाई में पड़े ब्रेसलेट को देखते हुए सोच रही थी, जो सिर्फ उसकी नजरों से ही समझ गया था कि वह क्या चाहती है। उसने बड़े ही सुकून से अपना सर उसके सीने से टिका दिया था। उसे पूरा यकीन था कि आगे आने वाली जिंदगी उसकी खुशियों से भरी हुई थी। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।